तो स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये कंसेप्ट क्लियर, तो क्वेश्चन सही होंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन कभी सही नहीं होंगे ना। जय माता दी लेट्स टॉक करके कभी सही हो जाए तो वो बात अलग है ना, कि तीर में तुक्का मारा और अपना आंसर सही आ गया। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लूजली बॉन्डेड कौन होगा, जिसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, किससे, न्यूक्लियस से। जिसकी न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब एटम जो है वो कौन से स्टेट में होना चाहिए, गैस स्टेट, फ्रॉम गैसेस एटम, है ना। ऐसा नहीं कि सॉलिड से निकाल लें, उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको अपन आयनाइजेशन एनर्जी कह देंगे, ऐसा। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ loosely bonded electron from an isolated gaseous atom. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड का मीनिंग है कि वो किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा। अगर वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो फिर उसको अपन आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहेंगे ना। अकेला अकेला चला में अकेला अकेला रहेगा तो उसको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं, आप खुद बताओगे। देखो दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। एक आपके पास, मैं दो एटम लेता हूँ, है ना, अपने आंसर देना अपने आप को अनम्यूट करके। मैंने एक एटम लिया इतना बड़ा, ये इसका न्यूक्लियस, यहाँ इलेक्ट्रॉन। एक मैंने एटम लिया ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन। आप बताना किस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, किसके लिए आयनाइजेशन है, सेकंड वाले, इससे सेकंड ये या ये, स्मॉल साइज वाले या लार्ज साइज वाले हैं, लार्ज साइज, लार्ज साइज वाले से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। चलो और बताओ बच्चों। नहीं सर, कम 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 एनर्जी। अच्छा ज्यादा, मैं पूछ रहा हूँ कि ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट फर्स्ट में होगी सर, फर्स्ट से होगी ना, तो पहला अफेक्ट तो हो गया उसका। जो छोटा है उसमें, हाँ जो छोटा हाँ उसमें, सर, है ना, पहला अफेक्ट हो गया। देखो पहला अफेक्ट क्या है, एटॉमिक रेडियस, यानी कि एटॉमिक साइज। हाँ हाँ अपने आंसर देते रहो अनम्यूट करके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 17 स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो अपना आंसर देते रहो, जो लगे वो देते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुद ऑब्जर्व करो, है ना, कि मैंने कहा ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, ओके। इसका इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी है ना, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। इनकी डिस्टेंस ज्यादा है तो मीन्स इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इनके बीच का जो आपके पास अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा कम, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा कम। इन दोनों के बीच की बात करें, यानी कि ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, ज्यादा। इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, उसका अट्रैक्शन फोर्स कम। उसका अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस डायग्राम से अपने को क्या पता चला कि जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट फैक्टर क्या है,
एटॉमिक रेडियस। ओके, एटॉमिक रेडियस फर्स्ट फैक्टर है तो क्या होगा, दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस, कि अगर आप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। मींस इसके लिए जो आई है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और इसके लिए आई की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा। इसके लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ आई देना पड़ेगा। ओके, अब दो इफेक्ट और बताओ, आप ही बताओगे। सेकंड इफेक्ट आता है आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो सेकंड फैक्टर अफेक्ट करता है वो आपके पास है स्क्रीनिंग इफेक्ट। सेकंड फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब बता सकते हो अगर जिसको एटॉमिक Directly रेडियस proportional. Directly डायरेक्ट proportional. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, यार ऐसे कैसे, और कोई दिमाग लगाओ। Inversely proportional. इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, Inversely, इनवर्सली sir. प्रोपोर्शनल। कि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ, देखो अपन ने एटॉमिक रेडियस डिस्कस करा था दिस टाइम, तो मैंने आपको कहा था कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के, कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगी। डायरेक्टली भाई इन दोनों में क्या रिलेशन है, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी कि नहीं, कैसा होगी। तो अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मींस आयोनाइजेशन एनर्जी is inversely proportional to the screening effect. Ionization energy is inversely proportional to the screening effect, है ना। ये दो फैक्टर हो गए। थर्ड भी आप बताओगे, अभी बता दोगे, 2 मिनट लगेगा। बाकी Z स्टूडेंट्स effective. Z इफेक्टिव, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दे, है ना, कि क्या आंसर आएगा Z इफेक्टिव को लेकर। थर्ड फैक्टर आता है Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव या इसको अपन ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। तो बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शन के इनवर्सली Directly proportional. Directly Directly proportional. Directly proportional. ओके, तो Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये होता क्या है, दैट अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल। अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस के बीच में। और अपने को एक बात पता है कि एटॉमिक रेडियस जो थी वो Z इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। ये अपने को पता है कि अगर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम। और अगर एटॉमिक रेडियस कम होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज करोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो अपन कह सकते हैं कि दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z इफेक्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z इफेक्टिव, बिकॉज Z इफेक्टिव ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अगर आप इंक्रीज करोगे तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ओके, 3 फैक्टर समझ आ गए अच्छे से। चले आगे फोर्थ पे आइए। फोर्थ इंपॉर्टेंट है काफी। फोर्थ फैक्टर और फिफ्थ फैक्टर वो है जो एक्सेप्शन जनरेट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में। एक्सेप्शन का रीजन है ना। आइए क्या है देख, फोर्थ और फिफ्थ फैक्टर को अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो फोर्थ फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एज यू नो दैट कि हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, है ना, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो अपन यूं कहते हैं कि दैट फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल। फुलफिल्ड के बाद क्या आता है अपने पास कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल एंड आफ्टर दैट अदर एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल, है ना। आफ्टर दैट अदर एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इज स्टेबल। ये किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी।
दैट फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर हाफ फिल्ड, और फिर आपके कोई अदर कॉन्फ़िगरेशन हो, उससे ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना ना। फुलफिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर हाफ फिल्ड। और ये एक्सेप्शन का रीजन है कि सर कैसे, देखो मैंने यहाँ लिखा लिथियम, यहाँ लिखा बेरिलियम, यहाँ लिखा बोरोन, यहाँ लिखा कार्बन, यहाँ लिखा नाइट्रोजन, यहाँ लिखा ऑक्सीजन, और यहाँ लिखा फ्लोरीन, है ना। देखो एक्सेप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, बाद में आपको जब ट्रेंड बताऊंगा तो भी एक्सेप्शन वापस आएंगे। अपन क्या कहते हैं कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, मैं अगर लिथियम से फ्लोरीन तक मूव करता तो क्या होता है, तो बच्चों क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती, ये 10th में भी देखा था, 11th में भी अपन ने देखा था। तो अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए कि सर वो इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। हो सकता है इंक्रीज हो सकता है नहीं हो, मतलब सर ये ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसा ऑर्डर होगा बिकॉज एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। बस इतनी सिंपल चीजें हैं नहीं जितनी अपने को दिखती है। नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होता है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ऑक्सीजन का कितना होता है 8। क्या करेंगे 1s2 2s2 2p3, कॉन्फ़िगरेशन पे गौर फरमाना, 2p3 है ना। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, क्या होता है 2p4। अब देखो P में, P सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे, फुलफिल्ड। और अगर P सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे, हाफ। 6 होंगे तो फुलफिल्ड, 3 होंगे तो हाफ फिल्ड। यहाँ पे नाइट्रोजन में कितने हैं, P3। तो नाइट्रोजन के पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन 2p3 और 2p4 में से जैसे 2p3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, 2p3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। उसका रीजन क्या है, बिकॉज इसके पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जो ज्यादा स्टेबल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट एलिमेंट विच इज मोर स्टेबल हैव मोर अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में से आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन की ज्यादा होती है किसके साथ, किससे, ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन की ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी किससे, ऑक्सीजन से, ड्यू टू द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, due to the half-filled electronic configuration, because nitrogen has 2p3 configuration and oxygen has 2p4 configuration, and 2p3 configuration is half-filled configuration which is more stable than 2p4 configuration, है ना। 2p4 से ज्यादा स्टेबल है तो नाइट्रोजन जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, क्लियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट चलते हैं, इसी में ही नेक्स्ट एक और कंसेप्ट सिखाते हैं। आपको पूछ ले ऐसा कि इन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा हो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। फर्स्ट मतलब अपन इलेक्ट्रॉन निकाल ही रहे हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2, इसका 2s2 2p3, इसका कितना 2s2 2p4। तो उस कंडीशन में कह दिया दैट कि नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है और ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो उस कंडीशन में तो नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड है और ऑक्सीजन के पास हाफ फील्ड नहीं। मैंने कह दिया कि अब आप ये बताओ किसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो। अगर कोई आंसर दे सकता है तो अनम्यूट करके दे दे कि किसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से, विथ रीजन। क्या रीजन रहेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सेकंड का मीनिंग क्या हो गया कि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, अब नाइट्रोजन से तो N+ बन चुका है और ऑक्सीजन से भी O+ बन चुका है। बिकॉज आपने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो
N+ बन चुका है और O+ बन चुका है। अब बता दो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जल्दी बताओ। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जल्दी। सर ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की, क्यों? हाफ फिल्ड हो जाएगा सर। ओके, और कोई? देखो सेम सर। सेम सर, N+ हो गया, O+ हो गया। आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आपने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, है ना। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अब सेकंड रिमूव करना है, तो सेकंड के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन तो क्या हो गया आपके पास, 2s2 2p सॉरी 2s2 2p2, और इसका कितना हो गया 2s2 2p3। अब हाफ फिल्ड कौन हो गया आपके पास, O+, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन। सेकंड आयनाइजेशन किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की क्यों होगी फर्स्ट ज्यादा, बिकॉज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्सीजन की ज्यादा क्यों होगी यहाँ पे, बिकॉज ये O+ का फॉर्मेशन हो चुका है। इसका फॉर्मेशन हो चुका है O+ का, यानी कि पहले ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, आपने 1 निकाल दिया, अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। पहले नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, आपने 1 निकाल दिया, तो कितने हो गए, 6 हो गए। सर आपने तो यहाँ 5 ही लिखे, 1s2 नहीं लिखा मैंने, है ना। 1s2 यहाँ पे भी 1s2 नहीं लिखा, 1s2 नहीं लिखा, वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है, उससे पता चल जाता है, तो आपको पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। वैलेंस शेल के कॉन्फ़िगरेशन से अपन पता कर सकते हैं कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो फिर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, तो ये आपके एक्सेप्शन में आ जाता है, बिकॉज अपन क्या देखते हैं कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, और एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। अब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, बट नहीं होती, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये एक फैक्टर और आएगा इसका, दो फैक्टर ले लीजिए, एक या दो फैक्टर और आएंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो आएगा वो आएगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा उसमें भी, है ना। तो यहाँ तक अपना 4 फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं आयनाइजेशन एनर्जी को जो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन 5th फैक्ट को भी देखेंगे कि क्या फैक्टर है जिससे आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है, वो भी देखेंगे। और उसके बाद अपन इसकी एप्लीकेशन और इसके पीरियोडिक ट्रेंड पे डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।